सभी को प्रणाम। आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी सूक्ष्म शक्तियों के संरक्षण में आज के विषय का हम लोग शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो जो ये आज का विषय है, गायत्री की पंचकोशीय साधना और उपलब्धियां, इस वाङ्मय पे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग गायत्री की पंचकोशीय साधना एवं उपलब्धियां जो वाङ्मय पर चर्चा कर रहे हैं। जी, तो हम लोग जिस ये वाङ्मय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। तो इस वाङ्मय में जो आज का जो चैप्टर है, वो चैप्टर तत्व की गहन शोध पर रखा गया है। तत्व साधना का महत्वपूर्ण विज्ञान। तो हम लोग अन्नमय कोश की साधना में इसमें क्रिया योग की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। हमने आहार शुद्धि और उपवास के विविध पक्षों के बारे में चर्चा की। इसके बाद हमने दूसरा उपाय जो है आसन के बारे में, वो आसन के बारे में विशेष चर्चा हुई, जिसमें आदरणीय नितिन भैया ने इसमें कक्षाएं ली और बहुत ही गहन आसन के बहुत ही गहन स्वरूप है, जिस परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको इसमें दिखाया है, इसमें उसको प्रस्तुत किया है, आसन के बहुत ही गहन स्वरूप को, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो मर्म बिंदु चिकित्सा है। तो आसन जो है मर्म बिंदु चिकित्सा करते हैं। उन मर्म बिंदु का क्या प्रभाव होता है। आज का विज्ञान भले ही उस सब बातों से परिचित ना हो, भौतिक विज्ञान, लेकिन पुराना जो विज्ञान है वो मर्मों से भली भांति परिचित थे वो लोग। तो मर्मों से इतना वो लोग परिचित थे कि जितना जो है उसमें मर्म चिकित्सा एक अलग वहां पे जो है एक ये हुआ करता था कि थोड़े से इसमें जो है शरीर के किसी अलग अलग हिस्से को छू देने से उसका जो है ये रोग ठीक हो जाते थे। मर्म चिकित्सा जो आज एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के नाम से ये सारी चिकित्सा हैं और सब लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और उसमें भी जो है एक और ये मर्म कला हुआ करती थी। तो जो आधुनिक जिसको हम लोग मार्शल आर्ट कुंग फू ये सब ये बोलते हैं, तो जिसमें थोड़े से आघात पहुंचा के किसी व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं, प्राण हरण किया जा सकता है, तो उसको मर्म कला बोला जाता था। तो ये भारत से प्रचलित होके और फिर जो है भारत के बौद्धों ने, जो बौद्ध लोग थे उनमें उन्होंने ये सीखी और फिर बौद्धों ने इसको जो है प्रचार करके वहाँ पर चाइना में जाके जो शाओलिन टेम्पल जिसको बोलते हैं, जो आज सबसे बड़ा केंद्र है जिसको मार्शल आर्ट का बोलते हैं, तो वहाँ बताते हैं बौद्धों ने उसको सिखाई, वहाँ पर वो कला प्रचारित। तो ये सारी जो विधाएं हैं भारत से ही निकली और फिर जनव्यापी हो गई, जाकर जो है आज विश्व में अलग अलग नामों से ये प्रचलित हैं, लेकिन ये भारत का ही गूढ़ विज्ञान था। तो ये दो क्रिया योगों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसमें उपवास और आसन का क्या महत्व है। अब हम लोग बात करें तत्व शुद्धि की।
तो हम सब लोगों ने ये क्रिया योग के विषय जो है गायत्री महाविज्ञान में पढ़े भी हैं। गायत्री महाविज्ञान जो गुरुदेव ने इसे वाङ्मय से पहले लिखा था, क्योंकि वाङ्मय जो है ये जो वाङ्मय नंबर 13 है, इसमें अखंड ज्योति के अलग अलग जो गुरुदेव, इसमें जो विशेषांक गुरुदेव ने इसमें लिखे थे, जो 90 के दशक में जब गुरुदेव ने विशेषांक इसमें लिखना चालू किए, और भी अन्य उसमें अखंड ज्योति में जो ये आए थे विषय पंचकोशी साधना से संबंधित, तो उन सारे विषयों का संकलन करके जो है वाङ्मय नंबर 13 बनाया गया। तो इसमें थोड़ा और भी ऊंचे स्तर से इसको पंचकोशी साधना को बहुत ही गहन स्तर से हम लोग देख सकते हैं कि एक एक चीज को कितनी गहराई से स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पे कम से कम 20 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। विश्व में इतना किसी ने नहीं लिखा होगा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पे जितना गुरुदेव ने। कम से कम 20-25 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे, तो क्लासेस हो चुके हैं इस पर, बहुत विशद चर्चा हम लोगों ने इसमें ये की। एक एक विषय के बारे में गुरुदेव ने बड़ा ही गूढ़ जाके बिल्कुल इसको बेस में जाके इसको लिखने का प्रयास किया। तो हम लोग इसमें तत्व शुद्धि में हम लोग गायत्री महाविज्ञान में केवल क्रिया योग पढ़वाते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्वों के बारे में भी बहुत गहन इसमें स्तर से मंथन करने का प्रयास इसमें किया गया है। हम लोग इस तरीके से माने कि अगर पंचकोशीय साधना की टेक्स्ट बुक को लें, तो गायत्री महाविज्ञान को अगर पीजी स्तर का माने, उसमें पीजी स्तर का सिलेबस दिया हुआ है, तो वाङ्मय नंबर 13 में इसमें जो है रिसर्च स्तर का, पीएचडी स्तर का इसमें कोर्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को सीरियसली सिंसियरली इसमें जो इसका स्वाध्याय करना चाहिए, जो पंचकोश में रिसर्च करने के इच्छुक हैं, और उनको गहनता से एक एक इसका चैप्टर्स का स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब पंच तत्वों पे भी हमारी इसमें विशद कक्षाएं होंगी। तो उसमें जो हमारी मुख्य कक्षा जो चलती है, तो उसमें समय की बाध्यता रहती है, तो हम लोग उसमें उसको जो है, क्योंकि एक सेमेस्टर में, एक साल में पूरे के पूरे ये कंप्लीट करने होते हैं, तो हम लोग इसलिए उसको नहीं उतना विषय चर्चा कर पाते। लेकिन इस कक्षा में हम लोग एक एक तत्व को एक एक दिन में चर्चा करेंगे। पंच तत्वों में कम से कम जो है हम लोग जो है इसमें कम से 6 से 7 कक्षाएं इसमें रखेंगे तत्वों के ऊपर ही केवल। जिस प्रकार उपवास के ऊपर, आसन के ऊपर हमारे विषय कक्षाएं हुई, इसी प्रकार से कम हम लोग जो है 5 तत्व प्लस 2 एडिशनल कक्षाएं हैं, जो 7 कक्षाएं इस पे हम लोग तत्वों की चर्चा पे रखेंगे, ताकि एक एक तत्व के महत्व को हम भली प्रकार समझ पाए, और उसके उसके जो है प्रभाव को किस प्रकार से, और तत्व साधना का उपयोग करके किस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ बनाए, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग विशद इसमें ये चर्चा करेंगे। तो आज का विषय जो है इसका तत्व साधना का प्रारंभिक विषय है कि इसकी सूक्ष्म शक्तियां क्या होती हैं, और कितनी ही इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य समझे जाने वाले रंग और तत्वों का इतना विशद प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है कि असाध्य से असाध्य बीमारियों का हमारे जीवन में इसमें जो है निराकरण करके और शरीर को पूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं। और उच्च स्तरीय साधना में जब कहते हैं ना कि उच्च स्तरीय साधना में जब उतनी क्षमता जो है उतना हाई वोल्टेज की उसमें प्राण ऊर्जा जब साधक में प्रवाहित होती है, तो उस स्तर का साधक का शरीर भी उस शक्ति को झेलने के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए अपने आवरण को हम लोग इतना मजबूत बनाते हैं, एक एक चीज पे हम लोग बहुत बहुत फोकस करके चलते हैं कि अपने आवरण को इतना मजबूत बना दें कि ऐसा ना हो कि उसमें पता लगे कि हमारा शरीर तो पोटेंशियल जो शक्ति झेल सकता है वो तो केवल 240-250 वोल्ट की है, और 11,000 की हमें जो है लाइन अगर छोड़ दी जाए, तो 11,000 की पोटेंशियल से अगर उसको करंट को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसमें उतनी वोल्टेज प्रवाहित कर दिया है तो क्या होगा, शरीर जो फूक जाएगा। तो इसीलिए जो साधक को साइड इफेक्ट्स आते हैं जो ये होते हैं, तो इसीलिए होते हैं कि उनका शरीर उस क्षमता से। तो जब हम लोग ये करते हैं इसमें, जब मनोमय कोश से ऊपर की साधना, विज्ञानमय और आनंदमय कोश की साधना करते हैं, इसमें अथाह शक्ति व्यक्ति के अंदर प्रवाहित होती है, अथाह शक्ति। और उसमें अथाह शक्ति प्रवाहित होती है, उसके साथ में उसमें जो है जो परिष्कार भी है वो बड़े ऊंचे स्तर का परिष्कार होता है। तो वो सामान्य मनस्थिति लेके और सामान्य शरीर लेके साधक उसको झेल नहीं पाता, उतने लंबे बड़े परिष्कार को। इसमें जैसे हम लोग इसमें विज्ञान में कोश में हम लोग ये करते हैं ग्रंथि भेदन साधना, ये बड़ी सामान्य साधना हम लोग समझते हैं कि सामान्य नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है कि ये ग्रंथियां हैं, ये चेतन ग्रंथियां हैं, और किसी ग्रंथि को आप खोलने के लिए जाएंगे तो वो वापस लौट के अटैक जरूर करती है। किसी को भी आप सत्ता जिसकी हिलाने के लिए जा रहे हैं, जिस जो
वहां पर बना के कुंडली बैठी हुई है, उस सत्ता को आप हिलाने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल एकदम छोड़ देगी, अपना रास्ता छोड़ के चली जाएगी। वो अपने पूरे प्रवाह से उस पर साधक साधक पर आक्रमण करती है। और साधक अगर उसको झेलने लायक ना हो तो उसको तरीके से उसको जो है ये करना पड़ता है। इसलिए इतनी प्रखर सत्ता बनाकर जो है, शरीर प्राण और मन की सत्ता बनाकर तब विज्ञान में और आनंदमय कोश की साधना में उतरा जाता है, तब जाके वहां पर हमारी स्थिति बढ़िया हो पाती है। तो इसी को जो है हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी कहीं भी किसी स्तर के ज्ञान में कमी ना रहे, और एक एक चीज को हम लोग इतना मजबूत होके चले कि आगे चल के जब हम लोग इसमें बढ़े साधना में, तो फिर पीछे लौट के ना देखना पड़े। नहीं तो साधक को बार बार पीछे लौट के आना पड़ता। अरे विज्ञान में कोश में पहुंच गए तो हमारा तो अन्नमय कोश बार बार हमें पटक रहा है नीचे, फिर अन्नमय कोश में आके उसकी साधना करनी पड़ती है, फिर व्यक्ति जो है उसको ये चलना है। अरे आनंदमय कोश में पहुंच गए तो प्राण ही कम पड़ रहा है, तो फिर प्राणमय कोश की साधना करनी पड़ती, व्यक्ति वापस लौट के आता है। तो ऐसे लौट लौट के ना आना पड़े, इसलिए सिंसियरली हमें इस साधना को जो प्रैक्टिकल करते करते करना चाहिए। और जब तक उसकी स्थिति बढ़िया ना हो जाए तब तक उसको आगे के कोर्स के लिए उसको नहीं बढ़ना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने तो 2-2 साल बताया है। 2-2 साल उस साधक के लिए बताया जो बहुत ही नैष्ठिक साधक है, जबकि गुरुदेव ने साधना का बहुत ही सरलीकरण कर दिया है। एक मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें पंचकोशी साधना के बारे में विवरण था, लेकिन उसमें जो है एक एक व्यक्ति के लिए जो है एक कोश में 7 वर्ष का समय बताया था, मतलब 5 कोशों को पार करने के लिए 35 वर्ष का। तो हो सकता है सामान्य वो जो है व्यक्तियों के हिसाब से उसमें लिखा हो, लेकिन जहाँ पर ये इसको जिस साधना को गुरुदेव ने कहा है कि उसमें जब उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करते हैं तो मत जो जो वो हमारी हैं उसमें प्राइमरी स्तर की और मध्यम स्तर की साधना जो व्यक्ति अनुष्ठान इत्यादि करके और संध्या वंदन इत्यादि करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेता है कि जब इसमें प्रवेश करता है तो फिर बहुत सारी जो है इसमें ये मान लिया जाता है कि उसको बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम है। बहुत सारी चीज़ों को वो पहले से समझ चुका है, सीख चुका है, सुन चुका है। तो इसलिए कभी भी जो है अगर हम प्रारंभिक ही हैं और इसमें प्रवेश कर रहे हैं तो हमें कभी भी इसमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य पूर्वक हमें अपनी जो है उपासना साधना आराधना में लगकर और वह मनस्थिति विकसित कर लेनी चाहिए। और ये मनस्थिति विकसित हमारी तभी होती है जब हमारा अंतःकरण बोलने लगे कि अब इससे काम नहीं चल रहा, अब इससे ऊपर की चीज चाहिए। तब हमें समझना चाहिए कि हमारा मनस्थिति उस लायक हो गई है जब उससे काम ना चले और अंतःकरण मांगने लगे कि अब और ऊंचे स्तर का जो चाहिए, और ऊंचे स्तर की ढलाई चाहिए, गलाई चाहिए, और ऊंचे स्तर की भट्टी चाहिए गलने के लिए। तो उस स्तर से तब जाके व्यक्ति जो है उसमें ये प्रवेश कर पाता है। और उसमें भी उद्देश्य क्या है हमारा साधना का, ये भी बड़ा इसमें वो करता है। तो आज का जो हम विषय इसको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसका। तो इसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है सभी लोग इसमें अपने स्पीकर्स को, जब तक हमारी कक्षा चल रही है हम लोगों की, तो अपने अपने स्पीकर्स को कृपया इसमें म्यूट करके रखेंगे। और फिर प्रश्नोत्तरी के समय सभी लोग हम लोग इसको आपस में चर्चा करते समय खोल लें। तो मैं इसको जो है प्रारंभ कर रहा हूँ, इसमें एक एक स्लाइड को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें जो हमारा विषय है ये तत्व साधना एक महत्वपूर्ण विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान है। तो इसमें ये जो कहा गया है कि योग विद्या होती है, इसमें तत्व साधना का अपना महत्व एवं स्थान है। अब गुरुदेव देखिए क्या कह रहे हैं कि योग विद्या में तत्व साधना का अपना एक महत्वपूर्ण विज्ञान होता है और महत्वपूर्ण इसमें जो है इसका स्थान होता है बिना तत्व साधना को क्रॉस किए, क्योंकि ये शरीर जो है पंच भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। तो पंच भौतिक पदार्थ की स्थिति जहाँ पे भी गड़बड़ाएगी तो ये केवल हमारे शरीर को नहीं, मन को भी प्रभावित करेंगे। इसमें देखने को मिलेगा कि तत्व जो है हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं। अभी तक तो हम शरीर की बात ही कर रहे थे, लेकिन और मन को किस स्तर से प्रभावित करते हैं उतना जो है गहन विश्लेषण इसमें देने का ये ये प्रयास इसमें ये किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जो आज का हमारी मेडिकल साइंस है, इस मेडिकल साइंस क्या करती है, जब हम किसी के पास जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, कोई भी बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ टेस्ट हमें लिख के दे देते हैं।
तो वो हमारे रक्त को, हमारे पेशाब, मल इत्यादि सारी चीज़ों को जो है इनका रासायनिक विश्लेषण होता है। और रासायनिक विश्लेषण के आधार पर जो है ये पता लगा लिया जाता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया है, कौन सी बीमारी है, कौन से विषाणुओं का आक्रमण हुआ है। और उसी के अनुसार जो है फिर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट चालू करते हैं उसी के आधार पर। इसी प्रकार से जो है, जो हमारे सूक्ष्मदर्शी जो तत्ववेता होते हैं, वो तत्वों का असंतुलन देखते हैं, और वो तत्वों का असंतुलन शरीर में देखकर उसी फिर तत्व की जो है उसको पूर्ति का इसको जो है ये कारण मानते हैं, तत्वों का असंतुलन है ये कारण मानते हैं। जैसे हमारा आयुर्वेद हो गया, तो आयुर्वेद में भी अगर ये मूल में देखा जाए तो आयुर्वेद में हम लोग जिसको ये कहते हैं वात पित्त और कफ, आयुर्वेद जो है पूरा का पूरा वात पित्त और कफ पर निर्भर है। लेकिन वात पित्त और कफ देखा जाए तो बेसिक में मौलिक रूप से वात पित्त कफ है क्या, ये तीन मूल तत्व हैं जो हमारे शरीर पर मुख्य प्रभाव डालते हैं, जिसको हम लोग वात कहते हैं, वायु को बोलते हैं, पित्त कहते हैं अग्नि को, और कफ कहते हैं जल को। तो अग्नि, वायु और जल, ये सीधे तौर से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी और आकाश तत्व जो है ये शरीर को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि आकाश तत्व का संबंध हमारी मानसिक योग्यता से, क्षमता से होता है। पृथ्वी तत्व का संबंध जो है इस चीज से होता है कि हमारा शरीर जो है गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, किस तरीके का शरीर है, तो ये इस पर निर्भर करता है इस बात पे। लेकिन वात पित्त और कफ जो है ये अग्नि, वायु और जल, इन तीनों का असंतुलन गड़वाना है। तो आयुर्वेद को भी हम लोग अगर देखें तो मूल रूप से तत्व तत्व की ही साधना है, आयुर्वेद में तत्व की ही साधना की जाती है। वात पित्त और कफ को उस प्रकार का आहार देने के लिए कहा जाता है। अब किसी को कोई अगर मान लीजिए किसी को अगर पित्त की शिकायत है, तो पित्त की शिकायत है तो उसको इस तरीके का आहार दिया जाएगा कि पित्त कम बने उसका, और उस प्रकार का भोजन बताया जाएगा। अगर किसी को कफ की शिकायत, तो कफ नाशक उसको आहार दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा आप अदरक अधिक खाओ, आप काली मिर्च इत्यादि का सेवन करो, आप जो है तुलसी इत्यादि का सेवन करो, टमाटर इत्यादि अधिक खाओ, तो जो कफ नाशक है। तो इस तरीके से जो है हम देखें तो मौलिक रूप से ये तत्व ही हमें बीमार करते हैं, तत्व ही हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो आयुर्वेद का हो, अब प्राकृतिक चिकित्सा देखिए तो प्राकृतिक चिकित्सा में तो सारा का सारा ट्रीटमेंट ही पंच तत्वों के आधार पे किया जाता है, जिसमें हम लोग स्नेहन, स्वेदन, वस्ति, वमन, विरेचन, और ये जल चिकित्सा, और ये इसमें जो ये वायु चिकित्सा और ये सारी चिकित्साएं इसमें ये की जाती हैं। तो ये सारी के सब मिट्टी चिकित्सा की जाती है, ये सारा का सारा जो है इसी पर निर्भर है। तो तत्व जो है एक महत्वपूर्ण हमारा रोल निभाते हैं इसमें। तो शरीर और मन स्थिति में कौन से तत्व की कमी हो रही है, तो इसका अंदाजा जो है रंग से लगाया जाता है, क्योंकि हर एक तत्व का एक अपना रंग होता है, एक अपना स्पेसिफिक रंग होता है, और रंग से ही, क्योंकि तत्व जो होता है किरणों को छोड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग ये देखें कि जैसे ये होता है कि जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हमें संसार में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग रंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो सप्तवर्णीय किरणें हैं, तो सप्तवर्णीय किरणों में क्या होता है कि वो जो है सप्तवर्णीय किरणें क्या होती है, उनमें 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो तत्व क्या करते हैं, तत्व उनको जो है ये करते हैं कि सातों को, उनको जो है 6 को सोख लेंगे और एक तत्व को उसमें ये छोड़ते रहेंगे। तो उस रंग का वो तत्व दिखाई देता है। जैसे कोई जो है ये इसमें हरा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो तत्व क्या कर रहा है, वो तत्व जो है 6 के 6 कलर को, रंग को सोख लेता है सविता के, सूर्य के, और फिर उसमें से हरे रंग को जो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो तत्व हमें हरा दिखाई देता है। तो ये रंग के माध्यम से भी तत्व का जो है प्रभाव इसमें पता लग जाता है कि कौन सा तत्व जो है किस प्रकार का है। तो इसलिए शरीर में अलग अलग मन स्थिति में अलग अलग रंगों का जो है ये इसको देखा जाता है कौन सा रंग है। तो रंग के आधार पर ही जो ये पता लग जाता है, रंग के आधार पर ही पता लग जाता है, उसी प्रकार का आहार विहार जो दिया जाता है उसी प्रकार की। और जबकि आयुर्वेद में भी यही किया जाता है, आयुर्वेद में भी जो है रंग को बड़ा महत्व दिया जाता है, रंगों का बहुत महत्व होता है। अब देखिए इसमें रंगों का इतना महत्व होता है कि लाल रंग की रोशनी को उत्तेजनात्मक बोलते हैं, उत्तेजना बढ़ने लगती है शरीर पे, ये कैटलिस्ट का काम करता है। उत्प्रेरक होते हैं ना, कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट का जो विज्ञान के जो रहे हैं, छात्र रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं, वो जो जानते हैं कि उसमें कैटलिस्ट डाले जाते हैं, तो क्योंकि उत्प्रेरक होते हैं, वो उसका काम करते हैं, उसको बूस्टअप कर देते हैं, उस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बूस्टअप कर देते हैं। तो ये जो है, और लाल रंग का उत्तेजनात्मक प्रभाव होता है, इससे जो है हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है।
तो आप देखें कि प्रातः काल जैसे ही होता है तो चारों तरफ लालिमा ही दिखाई देती है, चारों तरफ में लाल वर्णीय प्रकाश दिखाई देता है। उस समय जो है केवल मनुष्य ही नहीं, पौधे, जलचर, पक्षी जितने भी हैं सारे के सारे प्रभावित होते हैं। हम लोग देखें कि जो पक्षी हैं, पक्षियों में जो अधिक जो चहचहाट होती है वो उस समय जो है प्रातः काल और संध्या के समय में ही होती है, जब लालिमा छाई रहती है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल की लालिमा जो है पूरी पृथ्वी पर छाई रहती है। उस समय जो है हमें जो है ये देखने को मिलता है कि पक्षी चहचहाने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। उस समय उत्तेजना होने लगती है, उनके अंदर उत्तेजना होती है तो वो चहचहाने लगते हैं, उनको एक फुरफुरी से अंदर मालूम पड़ती है। इसी प्रकार से जो वनस्पति विज्ञान के जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च में हैं जो लोग, वो जानते हैं कि वनस्पतियों की वृद्धि जो है सबसे अधिक जो है ये सुबह के समय में और शाम के, प्रातः के समय में और शाम के समय में सबसे अधिक वृद्धि वनस्पतियों में भी होती है। और हम लोगों को इसीलिए हमारे ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, तो इसीलिए उन्होंने उन्होंने जब ये देखा कि शाम के, संध्या के समय में सोने को और जो नकारात्मक कर्म है उनको करने के लिए उनको वर्जित रखा गया, उसमें वर्जित रखा गया कि उसमें भोजन करना, शयन करना, उस समय जो है काम सेवन करना, ये सारे के सारे संध्या के समय में इनको, क्योंकि इस समय उत्तेजना बहुत अधिक होती है और अगर कोई व्यक्ति शक्ति खोने का काम करता है तो और अधिक मात्रा में जो है शक्ति को वो खो देता है, बहुत अधिक मात्रा में, कई गुना शक्ति को अपनी खो देता है। और इस समय सोने के लिए वर्जित किया गया क्योंकि ये समय जो है मनुष्य की आत्मिक प्रगति के लिए बहुत अधिक सहायक होता है। इसमें जो है हमारे अंदर, इसमें ऐसी उत्तेजना आती है, अगर इस उत्तेजना को मोड़ के हम आत्मिक प्रगति में लगा दें तो ध्यान इत्यादि में, जप इत्यादि में और यौगिक साधनाओं के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त होता है, बिल्कुल एकदम जो बड़ी तेजी से इसमें हमें जो है ये मिलती रहती थी। लाल रंग की ये कमाल है, ये लाल रंग की उत्तेजना का कमाल है। इसी प्रकार से गुरुदेव बताते हैं कि पीला, हरा, बैंगनी, गुलाबी रंग जो है इनका सबका अपना अपना प्रभाव होता है। अब हम लोग ये देखें कि जो जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों की मान्यताएं हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न्स भी इस चीज को समझते हैं, वो लोग भी अपने हिसाब से जो है रंगों की महत्व को समझते हैं और वहाँ पे कलर थेरेपीज वगैरह जो है, जिसको कहते हैं नियोन आर्क बल्ब वगैरह हो गया, और अलग अलग रंग के बल्ब में अलग अलग थेरेपीज में वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की लाइट जो है अलग अलग इसमें प्रयोग की जाती है। तो पाश्चात्य वैज्ञानिक जो वेस्टर्न जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो यह मान के चलते हैं, जबकि इसमें और हमारे ऋषियों के जो इसमें शोध है उसमें फर्क है, तत्वों के आधार पर थोड़ा सा फर्क आता है, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे। जो पश्चिमी वैज्ञानिक बताते हैं, ये कहते हैं आकाश तत्व का रंग जो है नीला होता है, अग्नि का लाल होता है, जल का जो है हरा होता है, वायु का पीला होता है, पृथ्वी का मटमैला भूरा सा कलर होता है। तो उसी के आधार पे वो लोग अपने शोध करने का प्रयास करते हैं। तो जो आयुर्वेद के हमारे जो ये हैं, आयुर्वेद के जो ये हैं, आयुर्वेद के हो गए चाहे नेचुरोपैथी के जो चिकित्सक होते हैं, वो शरीर में अलग अलग रंगों के परिवर्तन को ही देखते हैं। और हम लोग देखें तो रंगों का जो सबसे अधिक परिवर्तन आता है वो नाखूनों में आता है, आंखों में आता है और जीभ पे आता है। तो डॉक्टर ये जरूर देखता है, वो चाहे एमबीबीएस एलोपैथी के डॉक्टर हो वो आंखें जरूर देखेंगे, वो कहेंगे जीभ निकाल के देखो, नाखून जरूर देखेंगे। तो इसका मतलब कलर का डायग्नोस, अब आज जो है ये सारे के सारे डायग्नोस के टूल आने लगे हैं, लेकिन पहले जब इतना टेस्टिंग वगैरह डायग्नोस के टूल नहीं थे, पहले लेबोरेटरी वगैरह नहीं थी इतना अधिक, उसको जो है टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं होते थे, तो उस समय जो इन्हीं सब चीजों से ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये तत्व घट रहा है और ये तत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हो रही है, उसी से इसको ये अंदाजा लगाया जाता था। जैसे कभी कभी जो है, जो पेट में कुछ गड़बड़ी होती है तो जीभ पर एक पीला पीला सा लेयर, पीली पीली सी ये जमने लगती है। जब जॉइंटिस होता है तो आंखें पीली होने लगती, नाखून पीले होने लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं, तो उससे पता लगता है कि ये किस तत्व की विकृति हुई है, किस तत्व की विकृति से ये क्या हो गया है। तो अपने अपने हिसाब से हर एक चिकित्सक जो है उसका अंदाजा लगाते हैं। और तत्व चिकित्सा जो है पूरी की पूरी रंगों पर ही निर्भर करती है, उसमें उसमें केवल बाहर के रंग नहीं, उसमें सूक्ष्म रंगों का विश्लेषण भी उसमें करना पड़ता है। जो तत्ववेत्ता होते हैं, गुरुदेव कहते हैं जो तत्ववेत्ता होते हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि को इतना अधिक विकसित कर लेते हैं कि वो जो मनुष्य के आसपास की जो हमारी आभा है, जो उसको ये बोलते हैं
तेजो वलय बोलते हैं उसको। उसके आसपास कुछ ना कलर्स निकल रहे होते हैं, रंग निकल रहे होते हैं। तो उन रंगों को वो पढ़ना चालू कर देते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि तत्ववेता शास्त्र अपनी इतनी अधिक विकसित करनी पड़ती है। तत्ववेता शास्त्रियों को अपनी दृष्टि इतनी अधिक विकसित करनी पड़ती है कि वो लोग जो है मनुष्य के चेहरे के आसपास जो ये आभा विद्यमान होती है जिसे ऑरा बोलते हैं, तो उनके रंगों को देखने लगते हैं। और ये थोड़ा सा विश्लेषण किया जाए तो मनुष्य के चेहरे के आसपास की आभा जो है ये दिखाई देने लगती है। और इसका जो है ये परम पूज्य गुरुदेव ने एक पतली सी पुस्तक लिखी है पर काया प्रवेश। उसमें तेजो वलय को आभा को कैसे पढ़ा जाए, ये छोटे छोटे, ये बहुत पतली सी पुस्तक है पर काया प्रवेश, इसको पढ़ा जा सकता है। और इसमें जो वांग्मय में भी, एक वांग्मय में भी गुरुदेव ने इसका जो है उल्लेख किया हुआ है। तो इस विज्ञान को और अधिक जानने के लिए हमें उसको देखना चाहिए कि ओरा किस प्रकार से पढ़ा जाए, ये इसको गुरुदेव ने उसमें बताया हुआ है। तो इसमें ये कहा है कि जो मानवीय विद्युत होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो हर एक अंग में रहती है। हर एक अंग में रहती है क्योंकि हमारा हर एक जो इक्विपमेंट एक मशीनरी है, और मशीनरी को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, विद्युत चाहिए होती है। तो हर एक अंग में ऊर्जा रहती है। अगर उसका देखा जाए तो उसको स्पर्श करके हम लोग जो है ये देख सकते हैं कि किसी को जो है टेम्परेचर है या क्या है, तापमान इत्यादि के आधार से वो ऊर्जा को नापा देखा जा सकता है। तो ये ऊर्जा जो है इलेक्ट्रिसिटी तरीके से झटका तो नहीं मारती है, झटका तो नहीं मारती है, लेकिन ये इतनी समर्थ होती है कि कितना जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कामों को जो है ये हम लोगों ने इसी कक्षा में जो है पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि कितने कितने लाखों वोल्ट्स का जो है अगर उसको उसमें देखा जाए तो एक जो हमारा ये सेल होता है करीब करीब जो है 0.75 वोल्ट के का जो है इतना इतना इसमें पोटेंशियल होता है, इतना इतना इसको उसकी जरूरत पड़ती है, इतना पोटेंशियल उसमें नापा गया है। और हमारे शरीर में कितने 72,000 सेल, अरब सेल है, तो लाखों वोल्ट का हमारे अंदर पोटेंशियल रहता है। इतना जो है ये होता है। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेन होती है वो 25,000 के पोटेंशियल से भागती रहती है, इतने इतनी बड़ी बड़ी जो है वो यात्रियों को लेके, वो मालगाड़ियों को लेके भागती रहती है। लेकिन हमारे शरीर में कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है, ये जो आधुनिक शोधों से हम लोग कितने लाखों वोल्ट का जो पोटेंशियल हमारे शरीर में ये रहता है, इतना ये होता है, तब जाके इसको ये कहा जा सकता है। अभी इसमें ये अभी बता रहे थे कि एक नितिन भैया बता रहे थे कि संसार में मशीन्स हैं, तो मशीन्स जो है एक सबसे बड़ी मशीन्स जो है कितने हजारों किलोमीटर की जो है, कितने किलोमीटर में एक मशीन्स बनाई गई। और वो इतनी बड़ी मशीन थी कि वो जो है तब भी इतनी बड़ी मशीन बना के भी मनुष्य के समान वो कार्य नहीं कर पाई, और कितनी ऊर्जा उसमें खर्च हो रही होगी। तो इसलिए वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट मशीन है तो ह्यूमन बॉडी है। तो वो पूरा का पूरा ऊर्जा से ही होता है, तो हमारे शरीर में कम ऊर्जा नहीं होती है। तो पूरी की पूरा ऊर्जा जो है वो काम करती है। इसी ऊर्जा का विश्लेषण जो है इसमें करने का प्रयास किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। और तो हम लोग ये देखें कि जो हमारा मस्तिष्क होता है यही ऊर्जा का जनरेटर होता है। क्योंकि मस्तिष्क को सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, मस्तिष्क जो होता है सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता इसको रहती है। और यही जो है हमारा बिजली घर होता है, जिसको बिजली घर पावर हाउस बोलते हैं, यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी होती है। क्योंकि सबसे अधिक न्यूरॉन्स वैसे तो पूरे शरीर में छाए रहते हैं न्यूरॉन्स, लेकिन सबसे अधिक न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। और मस्तिष्क अकेले में न्यूरॉन्स रहते हैं, और यहाँ पर जो है न्यूरॉन्स का जो आदान प्रदान होता है ये न्यूरो से रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में ही जो ये करते हैं। और ये सारी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हमें जो है ये पूरा इसके द्वारा, अब तो ये ओरा स्कैनर की आ गई है मशीन, जिसको हम क्रिलिन फोटोग्राफी कहते हैं। और अगर हम लोग ये देखें तो ये जो इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम होता है, ई ई जो ईसीजी, ईएस, इलेक्ट्रो एन्सेफलोग्राम, ईईजी जिसको बोलते हैं, उससे मस्तिष्क की हम लोग ये भी नाप लेते हैं। जिसको ये बोला जाता है कि इसमें किस प्रकार की रेडिएशंस निकल रहे हैं, इसको नाप लिया जाता है। तो ये मस्तिष्क पूरा एक जीवंत जागृत ये रहता है, एक बिजली घर रहता है। और जो मुख्य मुख्य इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, जो जो हमारे बहुत अधिक सेंसिटिव हैं, तो इसलिए जितनी भी हमारी मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 ज्ञानेंद्रियों को मस्तिष्क में फिट कर दिया गया है।
ताकि बहुत अधिक जो है पाथ ना ट्रेवल करना पड़े, तुरंत का तुरंत मस्तिष्क इनको निर्देश देकर और ये कर सके, इसलिए इनको ऐसा नहीं, तो अगर नहीं होता तो आंखों को जो है वहां पर जो पेट पे भी लगाया जा सकता था, नाभि के नीचे भी आंखों को लगा सकते थे, और हाथों पे भी आंखों को लगा सकते थे, कहीं पे भी लगा सकते थे। लेकिन जो है ये सारी की सारी खोपड़ी में इसलिए रखा गया क्योंकि ज्ञानेंद्रियों को बहुत तेजी से इनको चाहिए होता है, बहुत तेजी से ये सेंस करते हैं और तेजी से सिग्नल्स को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, इसलिए इनको जो है ये आवश्यकता रहती है। इसलिए सारी की सारी ज्ञानेंद्रियों को अधिक से अधिक जो है इनको महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय को, जिसके आंख कान नाक और जीभ बोलते हैं, ये इसको गर्दन से ऊपर ही रखा गया है क्योंकि सिर में अधिक ये रहती है। और इसीलिए सिर के आसपास का जो है ओरा जो है अधिक दूर तक फैला रहता है। वैसे तो ओरा पूरे शरीर में होता है, क्योंकि लेकिन सिर में जो अधिक ये वलय रहता है, शरीर में अधिक ऊर्जा रहती है, तो इसलिए इसमें क्या रहता है कि ये जो है अधिक इसका जो है ये प्रकाशमान रहता है। तो हम लोग देखें कि जितने हमारी अवतारी सत्ताएं या देवता होते हैं, तो इनके सारे चारों तरफ इनके जो है एक सिर के आसपास ये आवरण बना रहता है। तो ये आवरण जो है इसी तत्व का ये प्रभाव रहता है, जिस तत्वों की जो मात्रा अधिक है, तो उसी मात्रा के अनुसार, उसी विद्युत के अनुसार ये आवरण हमें दिखाई देता है। तो जितने भी महापुरुष हैं उनके सबके आसपास हम लोग जो है सिर के आसपास ये आवरण देखते हैं। इसका मतलब ये इनकी मनस्विता तेजस्विता उस स्तर की है, ओजस्विता उस स्तर की है कि इनके चारों ओर वो प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो ये जिसमें ये कहा गया है कि जो तेजो वलय दिखाई देता है, ये इस तरीके से नहीं होता है कि जैसे इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष में क्या होता है कि एक कलर के बाद में दूसरा कलर आ जाता है। अब दूसरे कलर के बाद में जब वो आ जाएगा तो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं कि जो ये तेजो वलय होता है, ये इंद्रधनुष जैसा नहीं होता है, इसमें मिश्रित कलर नहीं होते। वो क्या करते हैं, उसमें जो है वो जो ये रंग होते हैं, तो ये आपस में घुले मिले हुए रहते हैं। ये तत्वों के जो रंग रहते हैं आपस में घुले मिले रहते हैं। अब इसमें देखिए इसका सीक्वेंस बताया गया है, लेकिन इसका सीक्वेंस इस हिसाब से बताया गया है कि पृथ्वी सबसे अधिक भारी होता है, इसके बाद में क्रमशः जो आते हैं जल अग्नि वायु और आकाश आते हैं। तो तेजो वलय में भी जो रंगों की आभा रहती है इसी क्रम से चलती है। तो पृथ्वी का रंग जो है सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद जल का कलर दिखाई देगा, उसके बाद अग्नि का दिखाई देगा, उसके बाद वायु का दिखाई देगा, उसके बाद आकाश का दिखाई देगा। ऐसे करके जो है वलय में भी, तेजो वलय में भी ये आभा रहती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, हमेशा हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो तत्वों के आधार पर जो आभा बनती है, और जो आभा जो है हमारे चक्रों की होती है, चक्रों का रंग होता है, चक्रों में विद्युत रहती है, उसका कलर अलग हो सकता है और तत्वों का अलग हो सकता है। इसलिए हम कंफ्यूज कर जाते हैं कभी कभी। जब हम लोग चक्रों की ये पढ़ते हैं तो वहां पर जो मूलाधार में लाल रंग दिखाई दिया जाता है। लेकिन आनंदमय कोश में जब वहां पर जाते हैं, वहां पर तत्व साधना करते हैं, वहां पर जो है पृथ्वी का जो मूलाधार में ध्यान करते हैं वहाँ पीला कलर, लोग कंफ्यूज करे जाते हैं कि अब अभी तक तो हम जो है केवल लाल लाल की ये देखते हैं कि पृथ्वी तत्व जो है मूलाधार में लाल रंग का ध्यान करना चाहिए चक्र के विषय में। और अब यहाँ पे जब तत्व साधना में आए तो पृथ्वी में हम पीले रंग का ध्यान कर रहे हैं मूलाधार में, तो कंफ्यूज कर जाते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो तत्व के आधार पर रंग होता है वो अलग होता है, और जो बिजली के आधार पर रंग होता है वो अलग होता है। उसकी उसके जो है आयाम भी अलग अलग होते हैं, उसको अलग अलग आयामों से नापा जाता है। तो इसलिए जो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। वहां पर जो है ये होता है, तो अलग रंगों का आधार भी अलग अलग इसी आधार पे हो जाता है। इसीलिए जो है इस तरीके से अलग अलग रंगों की, तो जब हम आनंदमय कोश में प्योर हम तत्वों की साधना करते हैं, इसलिए वो तत्वों के आधार पर जो रंग को निर्धारित करके फिर वहां उस हिसाब से साधना की जाती है। अब हम लोग इसमें ये देखें कि जो हमारे ये होता है स्थूल सूक्ष्म जो होता है, स्थूल और शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है। तो जिसको ये कहते हैं आकाश वायु अग्नि जल, ये जो है सर्वविदित रहते हैं। और हमारे सूक्ष्म शरीर में भी ये तत्व काम करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर में भी जो है ये तत्व तन्मात्रा के रूप में काम करते हैं। तत्व तो स्थूल पार्ट हो गया, उसका पदार्थ भाग हो गया, लेकिन उसका सूक्ष्म भाग जो होता है तन्मात्रा के रूप में होता है और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। अब इसीलिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रभाव सीधा हमारा मन पे पड़ता है, क्योंकि वो तन्मात्रा हमारी उस तरीके की तन्मात्रा हमारी चंचल हो जाती है। जैसे हम लोग देखें, पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी जो है पृथ्वी जो है मीठा, इसका मीठी वो होता है। अब मीठा हमारा जो है उस तरीके से प्रभावित करता है। तो पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, गंध तन्मात्रा होती है। तो जिस प्रकार से हम लोग ये करते हैं वही तन्मात्रा हमें जो है ये करती है। और इसका इसकी इसकी जो है ज्ञानेंद्रिय कौन सी, नाक होती है।
तो उस तरीके से जो है हर एक तत्व की तन्मात्रा में प्रभावित करती है। इसीलिए हम जो भोजन इत्यादि करते हैं तो उसी रूप में जो है वो तत्व है। इसीलिए जो तत्व घटा बढ़ा हुआ होता है उसी के अनुसार अगर हम वो भोजन करें तो वो तत्वों की आपूर्ति वहां पर हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि कौन सा तत्व किस प्रकार से घटाया और बढ़ाया जाता है। तो उसको जो है आगे तत्वों में विशद इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल इसके एक महती विज्ञान की हम लोग ये चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, अंतः क्षेत्र में देखिए सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में बहने वाले प्राण में, सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों में बहने वाले प्रवाह में ज्वार भाटे की तरह तत्व तन्मात्रा उभर के आते हैं। अब देखिए प्राण अपने आप में, देखिए प्राण जो अपने आप में ये प्राण होता है, लेकिन इस पर जिस भी तत्व की तन्मात्रा का प्रभाव पड़ेगा ये उसी तरीके से कार्य करने लगेगा। इसीलिए कभी कभी प्राण जो सतोगुणी भी हो जाता है, प्राण रजोगुणी भी हो जाता है, प्राण तमोगुणी भी हो जाता है, क्योंकि वो तन तत्वों की तन्मात्रा उसमें ज्वार भाटे की तरीके से प्राण को उत्तेजित करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक अखंड ज्योति में पढ़ रहा था, उसमें विशेषांक में उसमें लिखा हुआ था कि काम तो प्राण ही करता है शरीर में, भोजन केवल उस प्राण को उत्तेजना प्रदान करता है। अब देख लीजिए कि अब मान लीजिए कितना भी उसमें जो है अगर प्राण तत्व तो नहीं रहेगा, अगर व्यक्ति डेड हो जाता है, प्राण नहीं जाएगा उसके में, तो उसको कितना भी भोजन करवाते रहिए, कितना भी उसको ग्लूकोज चढ़ाते रहिए, कितनी भी ऑक्सीजन उसके अंदर डाल दीजिए, वो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो सारा का सारा काम जो है जितना भी होता है ये प्राण के माध्यम से होता है। भोजन केवल उसमें उत्तेजना दे देता है कि अगर हमें जो है उसकी सतोगुणी उत्तेजना चाहिए, ज्ञानवर्धक उत्तेजना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सतोगुणी भोजन को करेंगे और उसी आधार से जो है हमें हमारे प्राण को वह भोजन उत्तेजित कर देगा। और उसी तो हमें ज्ञान में लगाएगा, बलात् हमें ज्ञान में लगा देगा। और तमोगुणी भोजन कर लेंगे तो बलात् हमें कितना भी दिमाग हम अपना पढ़ाई में या उस ज्ञान की तरफ लगाएं या उसमें योग की तरफ लगाएं, वो हमें खींच के आलस्य प्रमाद की तरफ ही लेता हुआ चला जाएगा। ऐसे रजोगुणी का अपना अपना प्रभाव होता है। तो ये ज्वार भाटे की तरीके से तत्वों की तन्मात्राएं जो है हमारे प्राण को उत्तेजित करती रहती हैं। तो ये इसका जो, इसीलिए साधक जो है हमेशा अपने अंतःकरण में ये देखता है कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है, और उसी तत्व बड़े होने से वो जो है उसका विश्लेषण करता है। ये गुरुदेव ने आगे बताया है कि मनस्थिति में कैसे पता लगाया जाए, और उसी के अनुसार फिर वो भोजन इत्यादि करके उसको व्यवस्थित कर लेता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें ये रहती है। अब देखिए इसमें और महत्वपूर्ण इसमें एक ये चीज बताई गई है, समय को भी देखते जाएंगे, समय भी हो रहा है। तो अब ये बताया गया कि पृथ्वी तत्व का केंद्र जो है जो हमारा मलद्वार जनेंद्रिय के पीछे मूलाधार चक्र होता है। जल तत्व का जो है ये पेड़ों की सीध में ये स्वादिष्ठान चक्र रहता है। अग्नि तत्व का निवास हमारा नाभि रहता है, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। वायु तत्व का जो है अनाहत रहता है, और आकाश का जो विशुद्धि कंठ में रहता है। तो इसमें यह है कब किस तत्व की प्रबलता है इसकी परख थोड़ा सा साधना का अभ्यास करने से सरलता पूर्वक की जा सकती है। अब ये वाले जो रंग यहाँ बताए गए हैं ये महत्वपूर्ण रंग है, ये एक्चुअल हमारे ऋषियों ने इन रंगों को बताया। और यही रंग जो है शाश्वत रूप से तत्वों के लिए काम करते हैं। तत्वों की जो कलाएं होती हैं, तत्वों की कलाओं के अनुसार जो है ये रंगों का ऋषियों ने साक्षात्कार किया, और इसी के अनुसार हम अपनी मनस्थिति को पहचान सकते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक इनको देखना चाहिए। पृथ्वी तत्व का रंग पीला बताया, जल तत्व का श्वेत बताया, अग्नि तत्व का लाल बताया, वायु को हरा और आकाश का नीला। तो ये जो तत्व का रंग बताया गया है, जब हम लोग आनंदमय कोश में जो है जो तत्व साधना करते हैं, जिसको हम लोग जो है ये बोलते हैं कला साधना बोलते हैं। तो कला साधना का मतलब हो गया ये तत्वों की ही कलाएं हैं, जिसमें आपती कला होती है और व्याप्ति कला होती है। तो आपती और व्याप्ति कलाओं की जो है ये साधना जो है ये तत्व के ही रंग होते हैं, वहीं उनकी साधना की जाती है। उस रंग की साधना करके उस तत्व पर कमांड कर ली जाती है। जड़ सृष्टि पर भी कमांड हो जाती है। तो आनंदमय कोश का साधक जो है जड़ सृष्टि को भी कमांड कर सकता है। वो किसी प्रकार से लोग क्या करते थे ना, अपने शरीर को जो है कहीं भी छोटा बना लिया, कभी बड़ा बना लिया, कभी जो है उसको वायुभूत कर लिया, तो कभी उसको जो है कहीं पर भी उसको कभी अग्नि में उसको प्रविष्ट करवा दिया। तो ये सारे के सारे विद्याएं जो थी आज वो विद्याएं लुप्त हो गई हैं। ये पहले के जो ये थे ये सब लोग जो है कला साधनाओं को जानते थे और तत्वों के हेर फेर जानते थे। उसी तत्व को हेर फेर करके जो है अपना उस तरीके से ये कन्फिग्रेशन शरीर का चेंज बदल लेते थे, और कभी अंतर्ध्यान हो जाते थे, कभी प्रकट हो जाते थे, कभी हवा में उड़ने लगते थे, कभी आकाशवत हो जाते थे। ये सारा का सारा जो है ये तत्व साधना से होता था। इसलिए आनंदमय कोश में जाकर ये साधना इसको की जाती है। अब इसमें एक और चीज देखें, जल तत्व का जो है इसमें श्वेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है।
अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें गुरुदेव ने कही है, आंखें बंद करने पर अपने भीतर एवं बाहर जो रंग अधिक मात्रा में बिखरा दिखाई दे, उसके अनुसार तत्व की प्रबलता आंकी जा सकती है। अभी तत्व की प्रबलता को ये उसी अनुसार जो है आंका जा सकता है कि कौन सा तत्व गड़बड़ा गया या कौन सा तत्व अधिक हो रहा है, और उस तत्व का गुण, अब गुण भी गुरुदेव ने आगे बताया कि कौन सा गुण बढ़ रहा है, किस तत्व के कारण बढ़ रहा है, और उस तत्व की पहचान कैसे करनी, उस रंग से करनी है। और रंग कैसे पहचान में आएगा कि ध्यान में जाके हमें जो है हमें देखना होगा कि कौन सा रंग हमें दिखाई दे रहा है। अगर वो रंग हमें उस समय दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो तत्व उस समय एक्टिवेटेड है, और फिर उस तत्व को वो डोमिनेंट है तो उसको कम करना है या बढ़ाना है, फिर हम लोग जो है उस तत्व के द्वारा हम लोग ये बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो हम लोग भोजन इत्यादि का माध्यम बनाते हैं, फिर हम लोग जब हमारे ये कंट्रोल हो जाते हैं तो अपने अंदर से ही तत्वों को घटा बढ़ा लेते हैं हम लोग, जो ये आनंदमय कोश में कला साधना करते हैं उसमें अंदर से ही हम लोग जो है तत्वों को घटा बढ़ा लेते हैं। इसलिए ऋषि मनीषी लोग हैं, उन्हें खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वो जब चाहते हैं किसी भी तत्व को घटा लेते हैं, किसी तत्व को बढ़ा लेते हैं बैठे बैठे बिना खाए पिए। तो ये तत्व विज्ञान उन लोगों को मालूम रहता है। तब ये देखिए, तो पृथ्वी तत्व का स्वाद जो है मीठा होता है, जल का कसैला होता है, अग्नि तत्व का तीखा होता है, वायु का खट्टा होता है, आकाश का खारी होता है। अब ये देखें गुण और स्वभाव की दृष्टि से अगर इसको देखें तो अग्नि और आकाश जो सतोगुण है। अग्नि जो इसमें देखा जाए कि जो हमारा अग्नि और आकाश तत्व जो है सतोगुण का प्रतीक होते हैं। अग्नि और आकाश तत्व बढ़ा हुआ है इसका मतलब सतोगुण बढ़ रहा है, वायु और जल बढ़ रहा है तो इसका मतलब रजोगुण बढ़ रहा है, और पृथ्वी को तमोगुण बोला जाता है। तो इसी के आधार पे हम लोग ये, तो अगर आंखें बंद करके हमें जो है ये अगर पीला पीला सा रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब तमोगुण हमारे अंदर बढ़ रहा है। और अगर जो है हमें ये दिखाई दे रहा है, अगर हरा और नीला सा रंग दिखाई दे रहा है, अगर हरा और सफेद सा रंग इसमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। और अगर नीला और लाल रंग दिखाई देता है इसका मतलब सतोगुण हमारे अंदर प्रभावी है। तो ये हम जो है इस तरीके से इसको ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी की जो है ये यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि इसको और भी इसको चैप्टर को पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको पूरा का पूरा पेज इसमें स्कैन करके इसमें ये डाल दिया है। तो और इसको चैप्टर को पूरा विषय जो है इसका ये करना चाहिए। अब इसमें इसके तरीके बताए गए हैं। तो कहते हैं कि मतलब शरीर में कोई भी जो है ये व्यक्ति की त्वचा का रंग, चेहरे पर उड़ता हुआ तेजोवलय, उसकी स्वाद संबंधी अनुभूतियां, रंग विशेष की पसंदगी को परख कर जाना जा सकता है कि उसके शरीर में किस तत्व की न्यूनता और किसकी अधिकता है। जिस तत्व की न्यूनता उसे पूरा करने के लिए उस रंग के वस्त्रों का उपयोग, देखिए उस रंग के वस्त्रों, अब समझ में आ रहा है कि जब हम लोग जो है उपवास में ये अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनते हैं उसका क्या मतलब होता है। बृहस्पतिवार में लाल रंग के वस्त्र, बृहस्पतिवार में जो है ये पीले रंग के वस्त्र पहनने के लिए बोला जाता है, और उसमें जो है रविवार को सफेद रंग के वस्त्र पहनने के लिए बोला जाता है ना। और जो अलग अलग तरीके से मंगलवार को जो है लाल रंग जो हनुमान जी का होता है, लाल रंग उन्हें प्रिय प्रिय है, शक्ति का रंग है ना। तो इस तरीके से अलग अलग रंगों का अलग अलग ही होता है कि उस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए उस रंग के वस्त्रों को पहना जाता है और वो विशेषता हमारे अंदर बढ़ने लगती है। अब इसमें तरीके देखिए क्या बताएं। उस रंग के वस्त्रों का उपयोग, कमरे की पुताई, खिड़कियों के पर्दे, उसी रंग के कांच में कुछ समय पानी रखकर पीने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो सूर्य चिकित्सा ये बोलते हैं ना, जो उसमें रंगों की चिकित्सा बोलते हैं, उस रंग की बोतल में पानी भर के और उसका ये प्रयोग किया जाता है। तो ये आहार में अभिष्ट रंग के फल आदि का प्रयोग किया जाता है। तब देखिए उपवास में हम लोग जो है श्वेत कलर का इसमें ये खाते हैं। श्वेत कलर में जो है ये सारे के सारे रंग होते हैं, वो श्वेत होता है, सातों रंग की जिसमें सारे गुण समाहित उसको श्वेत रंग बोलते हैं। इसीलिए बोला गया है ना, शुभ ज्योति के पुंज अनादि उनपन, शुभ मतलब शुभ्र मतलब सफेद, सविता जो सफेद है। तो इसलिए सविता के सारे सारे गुणों को धारण करने के लिए गायत्री उपासक को जो है रविवार का उपवास करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें सविता की सातों रश्मियां उस समय प्रवेश करती हैं। और सफेद जो रंग का आहार, जिसको दही हो गया, दूध हो गया, ये सब खाने के लिए बोला जाता है। तो ये पूरे सारे के सारे तत्वों की अगर कोई गड़बड़ी है तो वो पूरी की पूरी कमी उसकी पूरी हो जाती है। बृहस्पतिवार को पीला खाने के लिए बोला जाता है, बुधवार को नीला खाने के लिए बोला जाता है ना। तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग ये खाने के लिए इसमें ये बोला जाता है। तो ये इनको पूरा करने का तरीका बताया गया है। तो पंच तत्वों की साधना मनुष्य की शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के समाधान का नया मार्ग खोल देती है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए तो एक नया हमारा जरूर हम लोगों के जीवन में एक नया आयाम खुला था इसको।
जान के, इसको समझ के, इसको और हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये अब थोड़ा सा इसको देख ले। ये जो फोटो ली गई है, ये क्रिलियन फोटोग्राफी से ली गई है। आज क्रिलियन जो ओरा स्कैनर्स होते हैं, उनकी ये फोटो ली गई है। अब हम लोग देखें इसमें, अब देखिए जो गुरुदेव ने बताया इसमें कितनी सिमिलरिटी है। अब एक तो ये सिक पर्सन जो है, इसका लिया गया, सिक पर्सन का ओरा लिया गया है। तो इसका जो है टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो है ये टूटा हुआ ब्रेकेज है इसमें, जो है ये ब्रेकेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें तत्वों में कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो वो वहां पर उस वो अंग में वो तत्व क्रियाशील नहीं है, तो उनकी रिफ्लेक्शन जो है बॉडी से बाहर नहीं जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है। तो रोगी के शरीर का ये अनहेल्दी होता है, जब टॉक्सिक जम जाता है हमारे शरीर में, तो टॉक्सिक जो है हमारे जो तत्व हैं उनके ऊपर लेयर चढ़ा लेता है, तो वो तत्व अपनी स्वाभाविक क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है जगह 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 टूटा हुआ ओरा दिखाई देता है। एक हेल्दी पर्सन का ये ओरा दिखाई दिया है, हेल्दी पर्सन का। अब देखिए हेल्दी पर्सन का जो है ये ओरा दिखाई दिया है इसमें। अ, ये अब ये देखिए, इसके कलर को देखें, तो हमने क्या पढ़ा था, ये नीला कलर। तो ये सबसे पहले जो है ये आकाश तत्व का ये कलर दिखाई दे रहा है, नीला। ये हो गया। अब गुरुदेव ने बताया क्रम उसी हिसाब से होता है, अब ये देखिए उसी हिसाब से मशीन का क्रम है। और नीला जो है आकाश का रंग होता है। उसके बाद थोड़ा सा ये हरी सी लालिमा, हरी सी जो इसमें कलर आता है नीले के बाद में, ये हरा कलर आता है। अब हरे के बाद में ये हरा वायु का कलर होता है। और वायु के बाद में हमारा जो ये आता है, अ, वायु के बाद में हमारा ये वाला जो आता है, एक मिनट इसमें म्यूट कर दो, इसमें बार बार इसमें जो है, तो वायु के बाद में हमारा अग्नि आता है। तो अग्नि का रंग देखिए लाल होता है। लाल के बाद में हमारा जो है ये आता है, जो अग्नि आया, अग्नि के बाद जल आया। तो जल के बाद में सफेद आता है, तो ये यहाँ पर जो है सफेद ही रंग इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद पीला पृथ्वी का आता है, तो ये पृथ्वी का ये हो गया। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा इसमें हमारा, लेकिन ये सारे मिक्स्ड हैं। अब इसमें ये नहीं कि एक ही है, अभी देखिए नीले में भी सफेद सफेद कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं हरा भी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे तत्व जो है इंडिविजुअल नहीं रहते हैं। हर एक तत्व में कोई कोई तत्व जो डोमिनेंट होता है, और बाकी तत्व जो थोड़े थोड़े मात्रा में रहते हैं। इसलिए कलर भी जो है प्रॉपर कलर ना होके वो थोड़े थोड़े मिक्सअप रहता है, लेकिन एक कलर उसमें डोमिनेंट रहता है। इस तरीके से उसका स्कैनर ये दिखाई देता है। तो ये देखिए हेल्दी व्यक्ति का जो है, ये जिसमें इसने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, गुड साइके है, जिसमें गुड साइके एनर्जी है, मतलब सकारात्मक चिंतन है। तो ये हमें ये सोचना, इसमें समझना चाहिए कि जो साधना इत्यादि करते हैं उनका ये रहता है, तो उनका इसी तरीके से ये बनता है, ओरा बनता है। अब एक और सिक पर्सन का इसमें दिखाएगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कहीं कोई तत्व बढ़ा हुआ है, कहीं कोई घटा हुआ है, देख सकते हैं ना, कहीं कोई तत्व बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, कहीं कोई घटा हुआ है। तो इस तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है, जो कहीं जो हमारे तत्वों का घटने बढ़ने से भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल एलर्जीज है ना, तो एलर्जी वगैरह होती हैं। तो इसमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है, तो इस तरीके से तत्व घटे बढ़े दिखाई देते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा विज्ञान सम्मत है, जो हमारे ऋषियों ने बताया उसी को विज्ञान आज प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ में जो है इसको हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसमें ये बताया गया कि जो पंच तत्वों का जो साधक होता है, ये साधना करके और बहुत सारी शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों को दूर कर लेता है, और इनका समाधान का एक नया आयाम उसके सामने मिलता है। तो थोड़ा सा प्रश्न उत्तर को देख लिया जाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जो है इसमें प्रश्न उत्तर में आ जाते हैं। तो किन्हीं कोई प्रश्न बनते हो तो हम लोग इसमें चर्चा कर सकते हैं। नाम भैया। दी प्रणाम। हाँ शर्मिला दी। भैया, ना मुझे वो कलर का जो है ना, तत्वों का कलर थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। जो हाँ अभी आपने, दीदी। हाँ जो अभी हाँ आपने है ना, वो थोड़ा सा समझा दीजिए। जी दी, तो मैं इसको दोबारा शेयर करके बता देता हूँ। और ये थोड़ा सा। वांग्मय में दिया हुआ है, इसको हम वो डाल भी देंगे इसमें, है ना। ये हाँ पूरी जी। पूरी स्लाइड को मैं इसमें डाल दूंगा, जी जी। ग्रुप में और पोस्ट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग भी तो मिलेगा ना? हाँ जी। आपने जो अभी क्लास लिया उसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ना बाद में? हाँ रिकॉर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग हम पोस्ट कर देते हैं, इसकी हर क्लास की रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाती है ना। तो अब और इसमें ये देखिए। हाँ, रंगों का थोड़ा सा फिर से बोल दीजिए। हाँ इसमें देखिए, ये जो इसमें ये दिया हुआ है, जो ये महत्वपूर्ण ये पार्ट जो इसमें गुरुदेव ने इसमें लिखा हुआ है, देखिए। पृथ्वी का रंग जो है पीला इसमें बताया गया है, जी। ठीक है। जल का हाँ। श्वेत बताया गया है। जी। अग्नि का लाल बताया गया है।
वायु जी का हरा बताया है और आकाश का नीला बताया है। जी जी, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। थैंक ये यू। पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा इसीलिए स्कैन करके इसको ऐसे ही डाल दिया, एज इट इज डाल दिया है। हाँ, मैंने, मेरे वांग्मय पास नंबर है 13 से ना, वांग्मय 13 है ये। है आपके पास में। हाँ, कौन सा पन्ना है बता दीजिए, मैं आज ही पढ़ूंगी। तो वांग्मय नंबर 13 में आप इस चैप्टर इंडेक्स में जाके ना इस चैप्टर को देख लीजिएगा, तत्व साधना एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म विज्ञान। ओके भैया, ओके ओके, श्योर। तो ये बहुत अन्नमय बहुत। कोश की साधना वाले उसमें आपको मिल जाएगा ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है तो भैया। तो मैंने इसको एज इट इज प्रस्तुत करने का प्रयास किया जैसे गुरुदेव ने लिखा है, तो बहुत सुंदर बोले हो भैया, बहुत सुंदर, मतलब बहुत क्लैरिटी है, मतलब बहुत क्लियर हुआ। फिर लास्ट में वो कलर में मैं थोड़ा मिक्स अप हो गई और कुछ नहीं, कौन सा अब मेरे को, फिर मैं पढ़ूंगी तो और भी अच्छा से और है। ये हो। और मेरा जी निवेदन है कि सभी लोग इसको पढ़ें, जरूर इस चैप्टर को जी जरूर पढ़ें। और जी जो भी ये है मतलब प्रयास हम यही करते हैं कि जब वीक प्रारंभ होता है तो वहीं से इस चैप्टर का हम छोटे छोटे कोट्स भी डालने चालू कर देते हैं। तो हाँ ये है कि आप इसको पढ़ने का जरूर प्रयास करें, उस चैप्टर को पूरा स्टडी करें पूरा वीक भर, फिर हम लोग आके यहाँ चर्चा कर लें, तो इससे और भी हाँ, ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि पूरा हफ्ता ठीक। उसे पढ़ें और अपने डाउट कंफ्यूजन ला के यहाँ पर इसको क्लियर करने का प्रयास करें, तो और भी अधिक जो है हमें बेनिफिट मिलेगा उससे। हाँ, ठीक है भैया। मीना दी, हाँ मीना दीदी प्रणाम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रणाम भैया। दी प्रणाम। सभी को प्रणाम। भैया मैं पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए किसी के मीठे की इच्छा खाने की होती है, या जो भी स्वाद की इसमें बात की है, तो उस समय क्या समझे कि वो तत्व हमारे शरीर में उसकी प्रधानता है या कमी है? हाँ, तो अगर किसी तत्व की कमी होगी तभी वो डिमांड करेगा। उसमें दीदी हमें ये भी समझना चाहिए कि जो है देखिए उसमें दो चीज होती है, एक तो शरीर की स्वाभाविक जरूरत होती है और एक होती है जिसको ललक लिप्सा बोलते हैं, है ना। तो ललक लिप्सा में क्या होता है, जीभ जो स्वाद को मांगती है, तो जीभ उस स्वाद को मांगती है। तो उस समय हम लोग ये देख सकते हैं कि मतलब वो जीभ मांग रही है, वो हमारे शरीर की अवस्था, वो लिप्सा नहीं है जिसको चटोरापन बोलते हैं हम लोग, है ना। और एक शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता होती है, जैसे हम लोग हम अपना उदाहरण आपको देते हैं कि जब हम लोग जब हम वहां पे थे, गांव में थे और मेहनत का बहुत फिजिकल वर्कआउट बहुत करते थे, मेहनत का बहुत काम करते थे, उस समय स्वाभाविक मीठे की आवश्यकता पड़ती थी। इतना मीठा खाने का मन करता था और वो कभी मीठा में साइड इफेक्ट भी नहीं करता था। हम बहुत बहुत सा गुड़ खा जाते थे और बहुत सा जो है मतलब सुबह सुबह जैसे हम जगते थे सुबह सुबह इतना मीठे की जरूरत पड़ती थी कि मतलब उसको जो है एक एक लीटर के लोटे में चीनी घोल के उसको पी जाते थे इतना। मतलब इतना उसको कहते हैं शरीर की स्वाभाविक भूख। जब व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे स्वाभाविक मीठे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मीठा जो है एक पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, क्योंकि उस समय जो है वेट की भी आवश्यकता पड़ती है और एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो उस तरीके से मीठे की, तो इसको स्वाभाविक जरूरत कहते हैं। तो हमें अपनी स्वाभाविक जरूरतों को, चटोरेपन को, दोनों को डिफरेंशिएट करके देखना चाहिए। जी दीदी, कुछ क्लियर हुआ जी होगा। भैया, मैं ये नहीं नहीं, स्पष्ट हुआ, यही पूछ रही थी मैं, क्योंकि कई बार राम बेटा। वैसी वाली नहीं है, पर कभी कभी जैसे इच्छा होती है बीच में, इसका अर्थ वही है कि वो पृथ्वी तत्व की कमी है उस समय तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। हाँ, तो प्रणाम डॉक्टर अंदर साहब। से। जी। हम्म, जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर हाँ, साहब। मैंने कहा आपने अपना बचपन का वो सुनाया, इसी तरह से अपना मेरा भी अनुभव यही रहा है कि मैं भी बहुत ज्यादा जो है फिजिकल वर्क करता रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। स्टार्टिंग में अर्ली चाइल्डहुड से जितना मैक्सिमम फिजिकल वर्क था करते रहते, और यही आदत के हमेशा थोड़ा सा गुड़ है मीठा खाने की आदत हमेशा रही। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरा चीज जो मैं अभी मैंने अब आपसे शेयर किया था, हम लोग नेचुरोपैथी सेंटर मथुरा में गए थे। मथुरा में उन्होंने जल चिकित्सा और ये जो पृथ्वी ये मिट्टी चिकित्सा और ये सब कुछ उन्होंने किया। इनफैक्ट उसके बाद बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स एकदम शरीर में दिखाई पड़े, और मेरे पैरों में एकदम वो क्रैम्प्स वगैरह हैं, फीवर वगैरह है, खांसी है, जुकाम है, एकदम सारी चीजें उभर के तकलीफें बढ़ गई। फिर हमारी बेटी ने भी मुझे कहा, वो भी डॉक्टर है, तो उसने कहा पापा आपके जो है ये इम्बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स हो गया है, आपको इस समय एडिशनल सॉल्ट मिनरल्स लेने चाहिए। और मिनरल्स लेने के बाद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने देखा कि नमक के सेवन से
अब हम लोग कहते हैं ना नमक नहीं खाना चाहिए या मीठा नहीं खाना चाहिए और कुछ भी चीज है, तो वहां पर नमक का सेवन जब मैंने शुरू किया, थोड़ा एडिशनल सॉल्ट लेने की कोशिश की, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो ओवर हो गई। और इसी तरह से आपने अभी जो जिक्र किया हमारे इसमें जीभ के माध्यम से हम लोग बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं, तो मुझे याद आ रहा है हमारे आज से लगभग 54 ईयर्स बैक हमारे जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, वो कहते थे हमें केवल जीभ और आईज की कंजंक्टिवा के कलर को देख करके हम 90% डिजीजेस को अपने आप डायग्नोज कर सकते हैं। जीभ का रंग, जीभ की जीभ के किनारे कैसे हैं, जीभ का सेंटर कैसा है, उसमें क्या जमा हुआ है, आसपास क्या है, मुंह की कैसी वो है कंजंक्टिवा, आपके आंख के रंग कैसे हैं, उससे हम बहुत सारी बीमारियों को अपने आप डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें कोई हमें ब्लड की जांच करने की जरूरत, नेल्स का कलर है, नेल्स और स्किन का कलर है, केवल इतनी चीजों से हम लोग जो है 90-95% डिजीजेस को हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। यही हमारा मेरे ख्याल है गुरुदेव जो बताने जा रहे हैं हमको, हम बहुत कुछ इसमें सीखेंगे और हमारा रिवीजन भी होगा, हम नई चीजें सीखेंगे भी और एक दूसरे से शेयर भी करेंगे। बहुत ही सुंदर ये चैप्टर रहेगा हमारा आगे पढ़ने के लिए, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और सबको एक दूसरे को अपने को बीमारियों से बचाने और दूसरों को भी हम लोग मार्गदर्शन इसमें कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हमारा ये स्वाध्याय चलने वाला है, बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसको ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद सभी को। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपको हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आपने जो एक्सपर्ट एडवाइस, आप एमबीबीएस हैं और हम सब लोग आपसे परिचित भी हैं। एमबीबीएस आपने बहुत पहले समय में की, उसके बाद में बहुत सारा शोध रहा है आपका, फिर आयुर्वेद हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, सारी विद्याओं पे आपकी अच्छी कमांड है। तो आप जब इस बात को कह रहे हैं तो ये प्रॉपर ऑथेंटिक बात है ये। तो हम लोग तो गुरुदेव की बातों का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें बात कह देते हैं तो इसमें लगता है कि आधुनिक साइंस भी जो है इसके बिल्कुल यही बात को ये कहती है। तो इससे हमें बहुत सहायता मिलती है कि जो प्रतिपादन जो गुरुदेव ने लिखे हैं उसे एक नई दृष्टि में देखने के लिए, आपके इस तथ्यों से। तो इसी प्रकार से हमें आपका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। तो ऐसी आपसे निवेदन है और प्रार्थना भी है, और आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद भी है आपका। और आदरणीय जो डॉक्टर साहब कमलेश जोशी जी हैं, उनका भी किसी का क्लास भी हुई थी, और क्लासेस भी हम लोग जो है आपसे निवेदन करेंगे कि बीच बीच में आप क्लास भी लेते रहें, तो हम लोग को इसके एक्सपर्ट एडवाइस भी हमें मिलती रहेगी आधुनिक विज्ञान के अनुसार। ये बहुत सुंदर बात है। जी डॉक्टर साहब, किरण दीदी आपका हैंड रेज है जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी प्रणाम भैया। दी बहुत ही प्रणाम। सुंदर कक्षा है। और जैसा अभी दीदी ने पूछा ना कि मीठा खाने की इच्छा होती है, तो जैसे मेरे को पहले क्या था कि मेरे को तीखा बहुत पसंद था, बहुत ज्यादा। और अब क्या है कि तीखा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसका क्या रीजन है? मतलब कुछ ऐसी चीजें, जैसे तीखे के लिए कहा आपने कि अग्नि तत्व है, तो इससे क्या मतलब कुछ चीजें क्लियर होती है वो बताइए। और दूसरा मेरा था कि भैया बुक तो है मेरे पास, लेकिन इस समय मतलब प्रेजेंट में नहीं है, तो क्या आप लिंक डाल देंगे तो हम लोग को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल जी भैया। बिल्कुल दी, तो मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग लिंक शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसका पीडीएफ। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि तीखा का मतलब अग्नि तत्व हो गया, और जितना हमारे शरीर में एसिड होता है, हमारे शरीर में देखिए कन्फिग्रेशन बदलता रहता है। कभी एसिड हो, एसिडिक हो जाता है कन्फिग्रेशन ब्लड का, कभी कभी जो है एल्केलाइन ब्लड का कन्फिग्रेशन हो जाता है, कभी कैसा कभी कैसा। तो शरीर की आवश्यकता अनुसार अगर अग्नि तत्व कम पड़ रहा है, तो उस समय जैसे हम लोग एक सामान्य बात देखें कि जैसे ये होता है, हमें कफ की शिकायत हो गई, तो कफ का क्या मतलब, जल तत्व अधिक प्रभावी हो गया, अग्नि तत्व हमारा मंद पड़ गया। तो मंद अग्नि होने से जो है वो उसमें रसायन में बदल के कफ में बदल जाता है हमारा भोजन का रस जो होता है। तो इसका मतलब अग्नि तत्व कम। तो उस समय तीखा लेने के लिए बोला जाता है, आप अदरक खाइए, तीक्ष्ण चीजों को, काली मिर्च खाइए, और जो भी तीक्ष्ण चीजें जिससे अग्नि तत्व प्रभावित हो उसको। लेकिन अगर अग्नि तत्व बढ़ जाए, धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्ति एसिडिक हो जाती है, लोग को जो है एसिड रिफ्लक्स और ये सब चीज आने लगती है, इसका मतलब अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया है। आजकल लोग बहुत मसाले खाने लगे हैं, वो सब होने लगा है, तो स्वाद के लिए मसाले। तो इससे अग्नि तत्व बहुत कुपित भी हो जाता है, अग्नि तत्व जिसको बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं पित्त कुपित हो गया। तो कुपित जी होने की वजह से फिर और ओवरडोज हो जाए, तो फिर उस समय फिर हमारी तीखा खाने की इतना नहीं रहती, फिर हमें ठंडा चीजें लेने की और वो सब चीजें लेने की आवश्यकता हमें लगने लगती है।
जी 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 जी, प्रणाम भैया। जी जी। नितिन भैया। जी, जी भैया प्रणाम। तो आज की कक्षा बहुत ही अच्छी अच्छी रही भैया। आज जो है हमें कई चीज़ें हमें नई चीज़ें भी जानने को मिली हमें। और जैसे अभी एक मीना दीदी का जो ये प्रश्न था, तो ये जो प्रश्न जो है हमारे मन में भी उठता था कि इसका जो है क्या उत्तर हो सकता है। तो इसका फिर बाबूजी से मिला, जो आपने बताया वही मतलब था उसका उत्तर। और उसमें जो है कुछ चीज़ें जैसे और ऐड करना चाहता हूँ उसमें मैं, कि इसमें जैसे कि जो है हमारे जो मन की इच्छा है, और एक तो हमारे मन की इच्छा के कारण से जो हम किसी किसी भी चीज़ को हम जो है वो खाना चाहते हैं हम उसे। और दूसरा है कि शरीर को उसकी वास्तविक आवश्यकता है उसकी। तो जो शरीर को जिसकी वास्तविक आवश्यकता है, जैसे 5 तत्व है मान लीजिए, पाँचों तत्वों में से 5 तत्व की कमी के कारण जो है जो है वो 5 तत्वों की कमी के कारण जो शरीर में उसके क्या-क्या जो लक्षण है वो आते हैं, और 5 तत्वों की अधिकता के कारण जो है शरीर में क्या लक्षण आते हैं। तो उसके अनुसार जो है हम अपने जो है तत्वों का चयन कर सकते हैं, कि हम ये देखें कि हम हमें अगर किसी चीज़ को खाने की इच्छा हो रही है, तो हमें यह पता नहीं लगता कि ये मन की इच्छा हो रही है या वास्तव में इसकी कमी है हमारे भीतर। तो हम जब यह जानें कि उस तत्व के गुणों के बारे में चिंतन करें, कि हम हमें जो शरीर को जो वास्तविक ज़रूरत है, अगर हम ये चीज़ खा रहे हैं, मान लीजिए जो चीज़ हम खा रहे हैं, उससे जो है कौन-सा तत्व हमारे भीतर बढ़ने वाला है, और उसका जो है उसका क्या असर पड़ेगा। जैसे कि कोई अगर मोटा व्यक्ति है कोई, मोटे व्यक्ति के मन में अगर जो है मीठा खाने की इच्छा बार-बार हो रही है, तो जो है वह उसके मन की इच्छा है, यह समझ लेना चाहिए हमें, कि उसके जो मन ही वो चाह रहा है, वो उसके शरीर को वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। तो क्योंकि अगर वो मीठा छोड़ देगा तो उसका वज़न भी कम होने लगेगा। हाँ, उसके शरीर को अग्नि तत्व की आवश्यकता है, तो अग्नि को बढ़ाने वाली जो-जो चीज़ें हैं वह वो खाएगा, तो उसका जो है मोटापा भी कम होगा और उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो एक तो ये इस एंगल से हम देख सकते हैं। दूसरा एंगल ये है कि अभी जैसे कि अन्नमय कोश की चर्चा हो रही है, तो अब जैसे कि शरीर को जिस जिस तत्व की आवश्यकता है, उस तत्व की पूर्ति जो है सूक्ष्म और कारण शरीर भी हमारा जो है कर सकता है। तो हम जो है उस तरह की हम साधनाएँ करते हैं, तो उससे जो है उस तत्व की जो पूर्ति जो है चक्रों के माध्यम से या हमारी जो भावनाओं के माध्यम से भी होने लगती है, और वो उस अवस्था में होती है जब हमारी जो है नाड़ियाँ धीरे-धीरे शुद्ध होने लगती हैं। तो वह तत्व जो आकाश तत्व से वह हमारा शरीर खींचने लगता है, और उसके अनुरूप जो है हमारे शरीर में परिवर्तन होने होने लगता है। तो हमें जो है उस एंगल से भी हमें इसे देखना चाहिए कि हम जो है हम इसे जो है अपना जो सूक्ष्म शरीर को कैसे अधिक एफिशिएंट बनाएँ, और कारण शरीर को कैसे अधिक एफिशिएंट बनाएँ, जिससे जो है इन तत्वों की पूर्ति वह सहज रूप से करने लगे, या कम से कम हमें हिंट देने लगे, हमारी मदद करने लगे स्थूल शरीर की भी। तो वह सब मिला-जुला करके जो है हम उस तत्व को प्रभावित करके और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जी, बिल्कुल धन्यवाद भैया। बिल्कुल भैया, बहुत सुंदर भैया आपने इसमें ये चीजें चीजें ऐड की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने सूक्ष्म शरीर को से आवश्यकता पूरी करने की बात बताई, तो हम लोग जब विज्ञानमय और आनंदमय कोश की साधना में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो आनंदमय कोश में जो कला साधना है उसमें स्पष्ट गुरुदेव ने लिखा है कि उसमें तत्वों को किस प्रकार से जो है इस माध्यम से पूरा किया जा सकता है, कला साधना के माध्यम से। तो वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जर्नी करेंगे। अभी तो जो है क्योंकि उतनी हमारी क्षमता नहीं है, तो अभी हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे तत्व शुद्धि की जो हम लोग साधनाएं पढ़ेंगे, इससे तो कोई व्यक्ति सामान्य स्तर से भी कर सकता है, बेसिक स्तर का व्यक्ति भी बड़े आसानी से पदार्थ रूप में जो तत्व विद्यमान है उससे अपनी चिकित्सा और उससे अपना ये सब कुछ कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है जर्नी बहुत बढ़िया जर्नी है, और गुरुदेव इसमें जो है हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। बस ये है कि प्रैक्टिकल हम लोग जरूर करते रहें और निष्ठा से साधना करें इसको, तो निश्चित हमें इसके लाभ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय ऊपर ही हो गया है, तो आइए जो है इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, उन्हें उनका जो है ये करते हुए हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, इसके साथ ही आप सभी लोगों ने समय दिया कक्षा में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये शांति पाठ करते हैं। ओ शांति 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 समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम सबको, प्रणाम सभी को, प्रणाम। सभी को। धन्यवाद।